हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से BHU JNU या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में MA हिस्ट्री की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कितनी तैयारी है। पूरी कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, विच मराठा वॉरियर डेड इन द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ द सिंघाट फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट एंड मुगल आर्मी। तो कौन से वो मुगल सेना के खिलाफ लड़ रहे सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मौत हो गई थी? आपके ऑप्शन है चिंबाजी अप्पा, बाजी प्रभु देशबंदे, तेनाजी मालुसरे या बाजी पसलकर। तो आप लोगों को पता है कि ये जो अगर आप लोगों को पता है जो ये बैटल बोला जाता है तो इसीलिए सिंघाट फोर्ट के किला पे जो सिंघाट की किला की सफल की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इस बैटल का नाम भी क्या पड़ा था? बैटल ऑफ सिंघाट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ सिंघाट के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो बैटल हुआ था ये आपके किसके बीच में हुआ था? मराठास और मुगल्स के बीच में। क्लियर हो गया? तो इसमें जो इस बैटल को लड़ते लड़ते इसमें जो विजेता प्राप्त की थी, इसमें जो विजय प्राप्त हुई थी वो किसकी हुई थी? मराठा की विजय हुई थी। और उसी मराठा में विजय के जीतने चक्कर में इसमें जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी तानाजाई मालुसरे की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो तानाजाई जो थे वो मिलिट्री असिस्टेंट थे किसके? मराठा के राजा शिवाजी के। और ये जो सिंघट फोर्ट को और क्या बोला जाता है? कोंधाना फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो बैटल हुआ था, ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये तानाजाई मालुसरे जो कि शिवाजी के साइड से थे और उदयवान सिंह राठौर के बीच में हुआ था जो कि औरंगजेब के साइड से थे। और ये कोंधाना का बैटल कहलाता है। और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1670 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। कहाँ? ऑन दी फोर्ट ऑफ सिंघाट बे। ठीक है, तो सिंघाट बाद के किले पर ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसको लड़ते लड़ते शिवाजी के साइड से तानाजाई मालुसरे लड़ रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि वो कौन सा राजा है, वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, राष्ट्रकूट का वो कौन सा राजा है जो कर्नाटक का था जिसने चालुक्य और बादामी को हरा दिया था? दांती दुर्ग, हरिहरा फर्स्ट, उत्तम या बिंदुसार? तो वो राष्ट्रकूट का कौन सा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है दांती दुर्ग। और यही अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या थे? फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर भी यही थे और ये पहले सबसे ये राजा हैं जिन्होंने चालुक्य और बादामी को हराया था। तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर है। अगर हम ये इनके बारे में और भी बात जानेंगे तो दांती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे। इनका टाइम पीरियड था 752 से 756 तक। ये वॉज द पहले और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा थे जिन्होंने हराया था चालुक्य और बादामी को। और यही इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रकूट जो आप लोगों का साम्राज्य है इसकी नींव रखी थी। इन्होंने रूल किया था यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे शासन भी किया था। कहाँ पे? लाथूर में इन्होंने शासन किया था। बाद में इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी थी मानियाकेता, जिसे मालखेड़ के नाम से जानते हैं। और ही फाउंड द गुलबर्गा रीजन ऑफ कर्नाटक। और उन्होंने कर्नाटक का जो गुलबर्गा है उस क्षेत्र को उन्हें अब मिल चुका था। क्लियर हो गया? किसको? दांती दुर्ग को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है ये कब आया था? 23 दिसंबर 1919 में आया था। इस एक्ट को द रिफॉर्म रिकमेंड इन द डैश रिपोर्ट वॉज इंक्लूडेड। तो इसको किसके सुधारों में शामिल किया गया? किस रिपोर्ट में इनको शामिल किया गया? लॉर्ड कर्जन, मोंटेग्यू कैम्पफोर्ड, नेशनल प्रोग्राम में या मॉर्ले मिंटो में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोंटेगो कैम्पफोर्ड में। क्लियर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो 1919 आया था ये कब आया था? 23 दिसंबर 1919 में आया था। आफ्टर इट पास ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये जो पास किया था किसने? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने इसको पास किया था एंड रिसीव रॉयल एसेंट, और उन्होंने शाही मंजूरी यहाँ पर दे दी थी। तो आपने यहाँ देखा मोंटेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेगो कैम्पफोर्ड सुधारों में इन्हें अनुशांसिक सुधारों को सम्मानित किया गया। और 1919 से लेकर के 1929 तक इन्होंने 10 वर्ष तक अवधि तक इन्होंने इसको क्या किया था? पूरा कवर किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बोल रहा है, विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एड्रेस द
शॉर्टकमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज ऑल्सो नोन एज इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। तो जो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, ठीक है, संसद द्वारा इन्होंने पारित किया था। तो किसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को भी इनके नाम से भी ये जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट वॉज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने इसको अधिनियम था, और जो भारत में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय पर इसमें जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे नियंत्रण में लाकर के जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे 1773 को, इसकी कमी को दूर करने के लिए ये इस एक्ट को लेकर के आए थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से 3 रत्न पूछा है जैनिज्म के। अगर आप लोगों ने जैन धर्म पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये करा दिया वीडियो। अगर आपने ना देखी हो तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर प्लेलिस्ट जो होगी, सारी प्लेलिस्ट बना चुकी है, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियो को। जैन धर्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि 3 रत्न कौन कौन से होते हैं जैनिज्म के, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू या राइट कंडक्ट। तो ये 3 रत्न अगर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट व्यू। तो राइट व्यू जो है वो क्या है, जैनिज्म के 3 रत्न में नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम इनकी बातों को और यहाँ समझेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने 3 रत्न दिया था, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है, इसका मतलब है राइट फेथ का मतलब है सही बातों पे विश्वास हमें रखना चाहिए, करना चाहिए। राइट नॉलेज है कि सही बातों को हमें ठीक से समझना चाहिए, ठीक है। और राइट कंडक्ट है हमारे उचित कर्म होने चाहिए। तो इस राइट कंडक्ट को करने के लिए उचित कर्म होने चाहिए। उन्होंने कुछ 5 बातें बता रखी हैं क्या क्या करनी चाहिए। 5 हमें उन्होंने डॉक्टराइन दिए थे। पहला दिया था कि जीवों को नहीं मारना, हमें भी किसी की भी हमें हत्या नहीं करनी है, हमें सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें कोई भी ऐसे धन प्रॉपर्टी नहीं जुटानी है, ठीक है, किसी की कब्जा नहीं करना, कोई ब्लैक मनी ये सब काम नहीं करने, हमें इंद्रियों को वश में करना है, मतलब हमें शादीशुदा नहीं होना है, हमें सिंपल सेलिब्रेसी मतलब ब्रह्मचार्य टाइप हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। ये सारी बातें किसने, जैन ने, महावीरा ने बातें बोली थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा है, नेम द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर हु कैप्चर्ड तंजौर एंड आफ्टर हुम आदित्य राजा फर्स्ट बिकेम द किंग। तो कौन से वो चोला का राजा है जिसने तंजौर को कैप्चर कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद आदित्य राजा फर्स्ट यहाँ का राजा बना था। उत्तम विजयालय, राजा अधिराज या गंध आदित्य। तो आप लोग जानते हैं जो तंजौर है, इन्होंने क्या किया था, इसको अपनी कैपिटल बना ली थी चोला के लोगों ने। तो वो कौन सा राजा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि उसके बाद आदित्य राजा यहाँ पे राजा बन गए थे। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो 7वीं सेंचुरी की लगभग की इन्होंने बात करी है। तो चोला किंगडम जो है यहाँ पे बहुत ही फ्लोरिश हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। याद रखना ये जगह, आंध्र प्रदेश में ये खूब अच्छा चला था। और जो फाउंडर है चोला एम्पायर के वो कौन थे? विजयालय हैं, हु वॉज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची। तो ये क्या, जो कांची के पल्लव के पहले सामंती थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तंजौर को कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर में लिया था 1850 में, और उसको अपना राजधानी कैपिटल बना लिया था। चोला डायनेस्टी जो है बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब मेडिएवल टाइम पर अगर देखा जाए तो चोला डायनेस्टी जो है मध्यकालीन काल में इसका प्रभाव जो है, बहुत ही शक्ति जो है बहुत ही अच्छी रही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन से 2 जो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी? आपके ऑप्शन से चित्तरंजन दास और वासुदेव, बलवंत फड़के, कृष्णजी गोपाल कर्वे और भागा जतीन, या राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान, या खुदरी राम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो अगर हम देखेंगे जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान, जिनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था आपका जो ये
कब 1927 19 दिसंबर 1927 की ये बात है। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, ये तीनों को यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, क्योंकि काकोरी ये आपकी एक ट्रेन की रॉबरी केस थी। ठीक है, जो ट्रेन में चोरी का केस की वजह से इन तीनों को क्या फांसी की सजा सुना दी गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इसका आंसर पता होगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा। योगा के प्रेरणा किसे कहा जाता है, पतंजलि, अतेरिया, वाघभट्ट या वृद्धांतु। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ठीक है, अगर हम पतंजलि के बारे में देखेंगे तो पतंजलि वॉज अ पायनियर ऑफ योगा। इसमें अगर हम देखेंगे पतंजलि के अंदर ही रॉट, इसमें हमें कितने योग सूत्र मिलेंगे, 196 हमें सूत्र देखने का मिलेगा का संग्रह, जो राजयोग के मूलभूत ये क्या है, ग्रंथ है, एक फाउंडेशन टेस्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पुराना जो है एरा कौन सा है, साका एरा, बुद्धिस्ट एरा, विक्रम एरा या मोहन मदन एरा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए साका एरा जो है ये सबसे पुराना युग है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हिस्टोरिक एलोवेरा केव्स जो है वो कहाँ पर, किसके नज़दीक में है, दिल्ली, आगरा, अहमदनगर या औरंगाबाद। तो हिस्टोरिक एव जो केव हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको देखने मिलता है औरंगाबाद में। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे, इलोरा क्या एक यूएनएससी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। याद रखना, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द लार्ज रॉक कट हिंदू टेम्पल है। ठीक है, इसको फीचर अगर हम देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से ये एक है, जिसमें विशेष रूप से हिंदू धर्म हमें देखने को मिलता है। ये 600 से 1000 सीई पीरियड में हमें इसकी कलाकृति के साथ कुछ बौद्ध और जैन स्मारक देखने को मिलती है। इसमें बौद्धिज्म और जैन के मॉन्यूमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जैनिज्म, बौद्ध, जैनिज्म और हिंदुज्म, इन तीनों की चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदारो जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है, तो आप सबको पता है वो सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को ये बात पता है, एंशियंट सिटी अगर आपने देखा मॉडर्न डे में जिसको लरखाना डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, तो वो सिंध प्रोविंस है जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। जो प्राचीन शहर में पाकिस्तान में जो सिंध के प्रांत आधुनिक लरकाना जिले में, ये सबसे ऊंचे स्थान पर हमें इसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था वो किस वजह से वापस लिया था। तो ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर, चौरी चौरा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, काकोरी या बारदौली। तो आप सबको पता है जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था, इसको जो वापस लिया था गांधी जी ने, वो किस लिए, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर है। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से वापस ले लिया था, और उन्होंने 1922 में क्या कर लिया था, इसको वापस ले लिया था। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी को इसको क्या कर लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से। तो उसके वजह से चौरी चौरा इंसिडेंट में आप लोगों को पता है, जब वहाँ पे लोगों ने क्या करा था, पुलिस स्टेशन पे पूरा हमला कर दिया, तो उसको आग लगा के सब कुछ जला दिया था। तो उसी वजह से यहाँ पे हमें बहुत सी क्या हिंसा देखने को मिला महात्मा गांधी को। तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ इसको और भी समझेंगे तो गांधी जी ने इसके बाद यहाँ डिसाइड कर लिया था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अब वो उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि अब चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लोगों ने क्या करा था, पुलिस स्टेशन में पूरा उसको जला के पूरा जला दिया था, ये सब आपको पता है। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे नॉन वायलेंट हो रहा है सब, ठीक है, तो अब लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये सारी चीज़ें की वजह से वो परेशान हो चुके थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने का उन्होंने निर्णय ले लिया था, फैसला ले लिया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, द वर्ड इम्पॉसिबल इन फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्दों को मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध जो वर्ड है क्वेट किसने दिया था, तो ये दिया था नेपोलियन ने। राइट आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म का 8 फोल्ड पाथ पढ़ा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंशिएंट इंडिया की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट करो, बौद्ध धर्म आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 8 फोल्ड पाथ दे रखा है, तो इसमें से कौन सा है, राइट स्पीच, राइट डिजायर, राइट कंडक्ट, राइट कंटेम्पलेशन। तो इसमें से कौन सा एक इसके 8 फोल्ड पाथ में नहीं आता है, तो वो है आपका राइट कंडक्ट, सही आचरण, सॉरी राइट डिजायर, ठीक है, सॉरी राइट डिज़ायर है, सही इच्छा। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा राइट डिज़ायर मैंने आपको बताया था क्या, ये 4 अगर 4 नोबल ट्रूथ आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आप लोगों को बताया था तो 4 नोबल ट्रूथ में क्या बताया था मैंने, कि उन्होंने बोला था कि हम जो दुनिया में आए हैं जितने भी लोग, उन सबको एक ना एक दिन दुख होनी है, परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। और हमारा दुख होने का सबसे जो कारण होता है वो हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। हमारे इच्छा अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग दुखी रहना, परेशान होना ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो उसकी वजह से उन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ दिए थे, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि राइट डिज़ायर इनके ऑप्शन में नहीं आता है। तो अगर इन्होंने 8 फोल्ड पाथ अगर आप लोगों ने तब भी देखा होगा, तो उन्होंने ये राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस, ये 8 इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया था। जिसमें उन्होंने बोला था पहला कि जीवन को हमें सुचारू रूप से चलने के लिए सही सोच होना चाहिए। अगर हमें सही अपने जीवन चलाना है तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमें सही बात और काम करने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमें सच बोलना चाहिए। तीसरा, देन फिर हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें कोई भी गलत काम नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए या गलत तरीके से पैसे वैसे नहीं कमाने चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करो, अच्छे काम करो और अपना जीवन अर्जित करो। हमें अपने लाइफ अगर हम जब तक जी रहे हैं तो हमें अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ईमानदारी के साथ व्यतीत करना चाहिए। मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें अपने मन में, विचार में सबके लिए, किसी के लिए भी गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम करके अब व्यवहार पर अब हमेशा नज़र होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं और गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो हमें वो चीज़ें ना सीखकर पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए अपने माइंड में। हमें किसी के लिए बुरा भला नहीं बोलना है, बुरे कर्म नहीं करने, गालियाँ, अब्यूजेस, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला था हमें ज्ञान की प्राप्ति हमें अर्जित करना है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको बनाए रखना है तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, मेडिटेशन करो। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। इन्होंने साथ में ये भी बोला था, अगर आपको कंसंट्रेशन क्या है, आप लोग जब जिस समय जो काम कर रहे हो उसको उसी समय सिर्फ उसी काम पे फोकस करो, दूसरे काम की तरफ फोकस मत करो। कंसंट्रेट बना के रखो जिस समय जो भी काम कर रहे हो। तो ये थे जो गौतम बुद्ध ने अपने 8 फोल्ड पाथ में बातें बोली थी। क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मौर्यन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड बाय द मौर्यंस, इनमें से कौन सा राजवंश मौर्य के उत्तराधिकारी बने थे, सत्यवाना, शुंग, यवन या पांड्या। तो इसमें से जो बने थे वो कौन थे, शुंग थे। तो कौन से, पुष्वामित्र शुंग थे जो इनके क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर हम इनके बारे में समझेंगे तो ये डायनेस्टी जो स्टैब्लिश की थी पुष्वामित्र शुंग ने की थी, जब मौर्य एम्पायर यहाँ पे खत्म हो चुका था, ठीक है। और इन्होंने इसकी क्या कैपिटल बना ली थी, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली थी। बट बाद में एम्परर सच एज भागभद्र ऑल्सो हेल्ड कोर्ट एंड बेसनगर इन ईस्टर्न मालवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में क्या हुआ, भागभद्र जैसे सम्राटों ने यहाँ पे मालवा में बेसन नगर में इन्होंने दरबार लगाया था। इसके कोर्ट में आए थे, कौन आए थे, तो आपको याद होना चाहिए, भागभद्र आए थे। पुष्वामित्र शुंग ने कम से कम पूरे 36 साल यहाँ पर इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और उनके पुत्र अग्निमित्र ने उनका फिर उनको क्या करा, उत्तराधिकारी इन्होंने बना दिया था, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से आपसे पूछा गया है महावीरा के जो पहले डिसाइपल थे वो कौन थे, पहले जो शिष्य थे वो कौन थे, तो वो थे जमाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जमाली कौन थे, ये इनके थे सन इन लॉ, इनकी बेटी के हस्बैंड थे ये बात आपको पता है। और जब मैंने आपको जैनिज्म, जैन धर्म पढ़ा था तो मैंने इसमें ये बात बताई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप लोगों का करेक्ट है, जमाली है जो उनके पहले डिसाइपल रह चुके थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्धमाना महावीराय ने और क्या बुलाया जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, जेना के नाम से, महान शिक्षक के नाम से, जैन से या महान उपदेशक से। तो वर्धमाना को और जेना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर हम वर्धमाना महावीरा की देखे जाएंगे तो इनको जिन या विजेता के नाम से इन्हें
जाना जाता था और इन्हें ये कहा जाता था क्योंकि इन्होंने शारीरिक आराम से प्राप्त आनंद और अवांछित चीज़ों के कारण होने वाली असुविधाओं को उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनका ये कहना है कि जो बिना कुछ करे एकदम आराम से कुछ भी आनंद लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच मौर्यन रूल अकम्पैनिड भद्रभाऊ टू श्रवणबेलगोला। तो कौन सा मौर्य शासक भद्रभाऊ के साथ श्रवणबेलगोला गया था? तो वो गए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन जब भी चैनल पर आए वीडियो मैं लेकर के आऊँ तो उसके लिए अपडेट बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ओके, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।